Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC ऑनलाइन लेक्चर्स। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है एंड आप लोगों के साथ मेरी मुस्तकिल इंटरेक्शन है जो जारी है। उम्मीद करता हूँ कि इंटरेक्शन में आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और जिधर जिधर आपको प्रॉब्लम आ रही है उधर उधर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके सामने नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर के ऊपर कॉल करो और डेफिनेटली आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने वी आर नियरिंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन या एंड ऑफ द चैप्टर। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बेटा पढ़ा है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शुरू किए थे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो सबसे पहले हमने देखा वो था कैंसर। ब्रीफ सा ओवरव्यू करूंगा और उसके बाद अगले डिसऑर्डर की तरफ चला जाऊंगा। कैंसर होता क्या है? कैंसर बेसिकली अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल है। ये एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी के अंदर। और कैंसर यूजुअली दो तरह का होता है जिसको ट्यूमर बोलते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है और इसके लेस डिजास्ट्रस इफेक्ट्स होते हैं। बट अगर यही बात मैलिग्नेंट ट्यूमर के ऊपर देखी हो तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो लोकली या सिस्टेमिकली दोनों अंदाज में फैलने वाला होता है। लोकली का मतलब होता है जिस्म पे एक जगह पे, और सिस्टेमिकली का मतलब होता है इंटायर ब्लड सर्कुलेशन में फैल रहा है। ठीक हो गया। और इसके साथ एक वर्ड है यहाँ पे मेटास्टेसिस। व्हाट इज दैट? द फिनोमिना ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ द ग्रोथ, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसके बाद आप स्मोकर पे आ जाओ। स्मोकर्स जो होते हैं एक्टिव, जो जैसे एक्टिव स्मोकर्स होते हैं या पैसिव स्मोकर होते हैं। एक्टिव स्मोकर कौन से होते हैं? जो एक्टिव यानी कि सिगरेट खुद पी रहे होते हैं। और पैसिव स्मोकर कौन से होते हैं? जो डेफिनेटली खुद सिगरेट नहीं पी रहे होते, वो बेसिकली जो मुख्तलिफ धुएँ हैं उनको इनहेल कर रहे होते हैं। तो बेटा बात सिर्फ इतनी थी कि लंग कैंसर 10 गुना ज़्यादा कॉमन होता है उन लोगों में जो स्मोक करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो स्मोक नहीं करते। लंग कैंसर की वजह से इंसान में मल्टीपल बीमारियां पैदा हो सकती हैं और वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें लंग कैंसर के अंदर जो सबसे बड़ी अलामत होगी वो तकलीफ़ की होगी, खांसी, रेशा और ब्लड आना उसके साथ साथ। ठीक है, ये आपके पास है एक। सेकंड है बेटा टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस में एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। नाम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, बल्कि लिखा हुआ है। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ़ किस्म की टीबी कॉज कर सकता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली हम रेस्पिरेटरी टीबी की बात कर रहे हैं जिसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनसाइड ऑफ द लंग डैमेज हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट इंसान को खांसी भी आती है, उसको बुखार भी हो जाता है। और इसके अलावा वो हर गुजरते दिन के साथ अगर इसको ट्रीट ना करे और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करे तो वो वीक से वीक तर होता चला जाता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी वजह मैल न्यूट्रिशन और ये कंटेजियस डिज़ीज़ है। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इंसान को ज़्यादा ख़राब करते हैं। ये कंटेजियस डिज़ीज़ है, इसका मतलब छूत की बीमारी है। और अगर इस बीमारी को कंट्रोल अप ना किया जाए तो डेफिनेटली जो है वो ये बीमारी स्प्रेड करती है और फैलती चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी सेकंड बीमारी। अब बेटा हम शुरू कर रहे हैं थर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। द नेम ऑफ इट इज़ एस्थमा। उर्दू में इसको बोलते हैं दमा। ठीक है, दमा। अब इसके ऊपर मैं आपके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन में आऊँगा इंशाल्लाह और इसको करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। एस्थमा क्या है? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पहली लाइन देखें इसकी, मैं पढ़ के भी साथ साथ सुना रहा हूँ। इट इज़ अ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद paroxysm of difficult breathing. Paroxysm of difficult breathing. मैं इसको ब्रेथलेसनेस भी लिख दूँ तो तब भी सही है। एकदम इंसान कहता है कि उसका सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ही खिंच गया है, उसको सांस ही नहीं आ रहा। सांस का सही आना भी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है।
हम गुनाहगार इंसानों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। उसकी एक सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि हमें सांस प्रॉपर्ली आ रहा है। जिन लोगों को नहीं आ रहा उन बेचारों को एस्थमा हुआ होता है, दमा, ठीक है। Associated with severe paroxysm of difficult breathing, usually followed by a period of complete relief। यानी कि जैसे यूजुअली इन लोगों को ना, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, तो ये सुबह के टाइम ऐसा होता है कि इन लोगों को ऐसे सांस आना बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनको सांस में मतलब बेहतरी हो जाती है, और थोड़े ही दिन बाद, यानी कि सारा दिन शायद ये फिर ना हो, जैसे लिखा हुआ है ना, फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कंप्लीट रिलीफ with recurrence of attack at more or less frequent intervals। यूजली अल्लाह माफ़ करे एस्थमेटिक्स को यूजली सुबह के वक्त जो है वो सांस में तकलीफ़ का सामना होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन। कॉज इसका देखें आप, सबसे पहले तो अगर मैं लिख दूं हेरिडिटी तो गलत नहीं होगा, जेनेटिक कॉज भी होता है। इसके अलावा पोलन्स, डस्ट, स्मोक, ये भी वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान को एस्थमे का सामना हो सकता है। कोल्ड, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन। कोल्ड, सर्दी में यूजली ऐसा ज़्यादा होता है, सर्दी में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। ह्यूमिडिटी एंड पोल्यूशन is also affecting the present situation of the mankind, ठीक है। So it is basically an allergic reaction to pollens, spores, cold, humidity, pollution, etc., which manifests itself by spasmodic contraction of small bronchial tubes। What is spasmodic contraction? Bronchial tubes का सुकड़ जाना, ठीक है, सुकड़ जाना, तो इसको बोलते हैं स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन। नेक्स्ट, एस्थमा रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? लाइक हिस्टामीन्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज सीवियर कंट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। तो इसकी अलामतों में क्या है? स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या? ब्रोंकियोल्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन होती है ब्रोंकियोल्स की, इसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली जो ब्रोंकियोल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और यहाँ पे जो एक केमिकल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है वो हिस्टामीन्स हैं, ठीक है, हिस्टामीन्स रिलीज़ होती हैं, और हिस्टामीन्स रिलीज़ होने के बाद सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं ब्रोंकियोल्स की। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि इंसान को एक दौरा पड़ता है जिसमें सांस बंद हो जाता है। ऐसे एक कैफियत होती है, यूजुअली सुबह के वक्त होता है और सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला सब मरीज़ों को शिफा दे जो भी बच्चे इसका शिकार हैं, क्योंकि मैंने बताया जेनेटिक कॉजेज़ में भी ऐसा होता है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो इसकी ट्रीटमेंट बेटा क्या है? ट्रीटमेंट में मैं थोड़े से ना पॉइंट खुद ऐड कर दूं, यहाँ पे है नहीं, थोड़ी आपको समझने के लिए आसानी होगी। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में कॉन्स्टेंटली वो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो इंसान को कफिंग से बचाएं और इन मसाइल में इंसान को क्योरेबल रेट के ऊपर रखें, ठीक है, एक बात। दूसरी बात बेटा इसमें यह है कि ट्रीटमेंट वाइज ही यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, ये क्या हैं ब्रोंकोडायलेटर्स? ये वो ग्रुप ऑफ केमिकल है जो सारे सिस्टम को डायलेटेड वे में रखते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका सिस्टम डायलेशन के ऊपर रहता है तो ये जो सिकुड़ने की कैफियत है ये नहीं होती। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ये जो बार बार रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स हैं वो सिकुड़ रही होती हैं, वो सुकून में रहती हैं और ब्लड फ्लो और एयर फ्लो जो है वो चलता रहता है, एयर फ्लो बल्कि ब्लड फ्लो नहीं, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास है इसकी ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड थिंग। लास्ट ईयर 2019 में, 20 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, 19 में एम्फाइजीमा का पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चंस में। राइट अ नोट ऑन एम्फाइजीमा। मेरा ख्याल है ये मैट्रिक में भी था।
emphysema is what? Breakdown of walls of alveoli. ठीक है, so it is the breakdown of walls of alveoli. अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, आगे बढ़ें. दिस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज़ मोर कॉमन अमंग स्मोकर्स. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है इट इज़ वेरी कॉमन अमंग द स्मोकर्स. सिगरेट पीने वालों में ये बहुत कॉमन है. द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्मोक ऑफ द टोबैको वीकन द स्मोक जनरली विच इज़ कॉल्ड एज स्मोकर्स कफ. और फिर क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस की वजह से जो कफिंग बर्स्ट शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक दफ़ा खांसी आती है, आती ही चली जाती, आती ही चली जाती, रुकती ही नहीं है. अगर ऐसी कोई खांसी आ रही है, चूँकि इसको सिगरेट पीने वालों को ज़्यादा होता है इसलिए इसको स्मोकर्स कफ बोलते हैं. ये बेटा जनरल नॉलेज के टॉपिक हैं, ये इन्फॉर्मेटिव हैं, ये आपको आइडिया देते हैं कि किस अंदाज में चीज़ें कैसे अरेंज्ड हैं. ठीक है, अच्छा, तो इट इज़ कॉल्ड स्मोकर्स कफ एंड कफिंग बर्स्ट सम ऑफ द वीकेंड एल्वेलाई, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वीक एल्वेलाई होते हैं वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं. इन द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट कफिंग द एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द लंग्स इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड. कॉन्स्टेंट कफिंग की वजह से क्या होता है कि जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है. एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एम्फाइजीमा कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली. जस्ट इमेजिन कि एम्फाइजीमा हुआ, अपनी गलती की वजह से एल्वेलाई की वॉल्स टूट गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई. अब इंसान अपने आप को खुद अपने लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेट ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी एग्जर्शन आती है जिस्म पे. ठीक है, एग्जर्शन आती है जैसे ही फौरी तौर पे ये इंसान जिसको एम्फाइजीमा हुआ है अपनी गलती की वजह से ये ब्रेथलेस और फटीग्ड हो जाता है. क्यों? रीज़न बताएं, क्या रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बॉडी को या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उस सारे सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम है. और चूँकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर आ ही नहीं रही है इसलिए वो आगे ट्रांसपोर्ट भी उस अंदाज में नहीं हो रही. लास्ट पॉइंट्स, एम्फाइजीमा प्रोड्यूसेस इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस बिकॉज द ब्रोंक्यूल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड बिकम डैमेज्ड. एंड बिकॉज डैमेज ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ट्रैपिंग एयर विद इन द एल्वेओलर सैक. ये बात मैंने पहले भी की थी एम्फाइजीमा के हवाले से, फिर देख लीजिए. ये है बेटा, ये आपके पास है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास एल्वेओलर डक्ट है और ये एल्वेओलाई है. अब होता क्या है कि यहाँ पे बारीक बारीक अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं जो खाने बना रहे होते हैं इसके अंदर. ठीक है, लेट मी मेक इट इन ब्लू. राइट, इस तरह के ना बॉक्सेस बने होते हैं इसके अंदर. ठीक है, अब इन बॉक्सेस की वजह से क्या होता है कि जो एल्वेओलर मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है. इनके अंदर एयर सैक्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये गुच्छे हैं, यहाँ पे एल्वेओलर एपिथेलियम होता है, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बड़ी तादाद में, मतलब बड़ी क्वांटिटी में जो एयर है वो इफेक्टिव एक्सचेंज हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, ये तो हो गया इसका मेन पॉइंट. अब एम्फाइजीमा में क्या होता है, क्योंकि चूँकि एल्वेओलर एपिथेलियम की वॉल्स ही ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, इसी वजह से एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है. और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि डेफिनेटली ये जो सारा प्रोसेस है इसका, लंग्स की फंक्शनिंग का, ऑक्सीजन के इनटेक का, उसकी डिस्पर्समेंट का, ये सब इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस भी ज़्यादा होती है, फटीग भी ज़्यादा होता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इंसान ज़्यादा फेस करता है. राइट हो गया बेटे. देन 275 येलो बॉक्स, डाइविंग रिफ्लेक्स. अ शॉर्ट क्वेश्चन. डाइविंग रिफ्लेक्स तो नहीं पूछा जाता, बेसिकली ये पूछा जाता है कि इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है कि हाउ कैन इक्वेटिक मैमल्स लिव एट द डेप्थ ऑफ ओशन फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 आवर्स. यानी कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिसमें वो कैटेगरी बता रहा है सिटेशियंस, ये समंदर की तह पे 2 घंटे तक रह सकते हैं. कैसे रह सकते हैं अब वो देखते हैं. Aquatic mammals, especially cetaceans, can live in the stay in the depth of the ocean for a period of about 2 hours.
विदाउट कमिंग अप फॉर द एयर, राइट हो गया। अच्छा, अब किस तरह, हाउ, ये अगला सवाल है, यानी कि अगला पोर्शन और इसकी हेडिंग बना लें, अडेप्टेशन ऑफ डाइविंग मैमल्स टू सर्वाइव एट द बॉटम ऑफ द ओशन या डेप्थ ऑफ द ओशन। Number 1, diving mammals have almost twice the volume of blood in relation to their body weight as compared to non-divers. Diving mammals में twice the volume of the blood है in relation to their body weight as compared to the non-diver. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड ही बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, most of the diving mammals have high concentration of myoglobin in the muscles. उनमें मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मायोग्लोबिन में अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड बहुत ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, अब डाइविंग रिफ्लेक्स की हेडिंग दें। सिटेशियंस की एग्जांपल मैंने आपको बताई है, वेल मछली, ये सिटेशियन है। व्हेन अ मैमल डाइव्स टू इट्स लिमिट द डाइविंग रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड। नंबर 1, द ब्रीथिंग स्टॉप्स, the rate of heartbeat slows down to 1/10 of the normal rate. Number 3, the consumption of oxygen and energy is reduced. Next, the blood is redistributed, but most of the blood goes to the brain and heart, which can least withstand anoxia. अब देखें, ये सोचें कि रेट ऑफ हार्ट बीट 1/10 स्लो डाउन हो गया, मार्क कर लें इसको, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर क्या हो गया कि ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब खून सिर्फ दिमाग को और दिल को ही मिल रहा है, जो इनॉक्सिया नहीं सर्वाइव कर सकते। व्हाट इज इनॉक्सिया बेटा? नो ऑक्सीजन, इनॉक्सिया, नो ऑक्सीजन इन द ब्लड या टिश्यूज। हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन इन द ब्लड और द टिश्यूज, राइट। Anoxia, no oxygen, hypoxia, low oxygen. Next, skin muscles and digestive organs and other internal organs receive very little blood while an animal is submerged. तो मसल्स वगैरह को बहुत कम ब्लड मिलता है। असल जो ब्लड मिल रहा है वो कौन सा है, जो कहाँ कहाँ जा रहा है डाइविंग रिफ्लेक्स में, बताएं क्यों हो रही है? क्योंकि 2 घंटे एट द बॉटम ऑफ द सी सर्वाइव करना है, राइट। इसमें एग्जांपल है वेल्स की, ब्रेन और हार्ट को सिर्फ खून मिल रहा है, बस 2 पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लो ऑक्सीजन है ब्लड की, लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कैसे? 1/10 हार्ट रेट हो गया एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। ज़्यादातर ऑर्गन्स को, मोस्ट ऑर्गन्स डोंट नीड ऑक्सीजन, और इसके अलावा एरोबिक से एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्टिंग हो गई मसल्स की। अब गौर करो कि अगर मसल्स की शिफ्टिंग ही एनएरोबिक की तरफ होगी तो वो कंजम्पशन कितनी करेंगे? बहुत कम। एज अ रिज़ल्ट उस इंसान का सर्वाइवल बहुत आसान हो जाएगा और वो इजीली इस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकेगा। इंसान कह रहा हूँ फिर वेल मछली का, सिटेशियंस हैं ये बेसिकली, ठीक है बेटा। ये आपके पास है लंग कैपेसिटी के हवाले से। अब डाइविंग रिफ्लेक्स के हवाले से अब हम कर रहे हैं लंग कैपेसिटी। इसमें कुछ MCQs हैं। पहला, इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग व्हेन द लंग्स आर फुली इन्फ्लेटेड, जब लंग्स मुकम्मल हवा से भर जाते हैं, द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़ अबाउट 5 लीटर्स, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। नॉर्मली व्हेन वी आर एट रेस्ट और स्लीप द एक्सचेंज इज़ ओनली अबाउट हाफ अ लीटर। जब हम सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त एक्सचेंज कितना है? 0.5 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज अबाउट कितना? 3.5 लीटर। In other words, there is a residual volume of 1.5 liter even doing exercise which cannot be expelled. अब देखो ये कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे।
TLC टोटल लंग कैपेसिटी 5 लीटर, रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 लीटर, मरने तक इतनी हवा हमेशा मौजूद रहेगी 1.5 लीटर, ठीक है। मैक्सिमम एक्सचेंज कितना है, ये पूरे पैराग्राफ की रीडिंग के बाद ये उसका समरी है। 3.5 लीटर मैक्सिमम एक्सरसाइज के दौरान भी इतना हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, ब्रीथिंग रेट कितना है, 15 से 20 टाइम पर मिनट, ठीक है। और अगर आप सेकंड पे एक्सरसाइज पे आ जाओ तो कितना होगा, 30 एंड अबव टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ये बेटा इसकी वैल्यूज़ हैं। लास्ट पैराग्राफ, नॉर्मली एट रेस्ट वी इनहेल एंड एक्सेल 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट में राइज टू 30 टाइम्स पर मिनट। The increased rate and depth of breathing during the exercise allows more oxygen to dissolve in the blood and supplied to the active muscles. Next point, the extra carbon dioxide which the muscle puts into the blood is removed by deep and fast breathing. ठीक है। There is a little change in the composition of inhaled and exhaled air during exercise in most of the constituents of air. ऑक्सीजन में देखें ग्रीन में मैंने पहले कई दफ़ा करवा दिया, इनहेल्ड 21, एक्सहेल्ड 16%, तो कितने परसेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुई, 5%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, एक्सहेल्ड 4, तो कितने परसेंट इस्तेमाल हुई, नियरली 4% जो है वो एक्सहेल आउट हुई, इस्तेमाल कह रहा हूँ एक्सहेल आउट। वाटर वेपर देखें, वेरिएबल और सैचुरेटेड, इनहेल्ड में वेरिएबल हैं। व्हाट डज द वर्ड वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल का मतलब होता है बेसिकली कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये करके देखिए तो आप हाथ आगे करते हो तो हाथ के ऊपर आपको मॉइस्चर फील होता है। इसका मतलब जो एक्सहेल्ड एयर है वहाँ पे सैचुरेटेड वाटर वेपर्स हैं, जो एक्सेस में थे वो भी जिस्म से बाहर निकल गए, और नाइट्रोजन 79% है, वो इक्वल है, ठीक है बेटे। ये था हमारा चैप्टर 13। अब हम इसकी एक्सरसाइज को क्विकली ओवरव्यू करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अब एक्सरसाइज को गौर से कीजिएगा। डैश इज़ द मोस्ट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, यूजुअली बोर्ड में तो आने नहीं हैं, बहरहाल फिर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसलिए आप इनको कर लीजिए, इनसे कोई MCQ बन सकता है। डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, रुबिस्को, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, रुबिस्को वो एंजाइम है जिसके 2 मुंह हैं, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज कार्बन फिक्सेशन करवाता है और ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन फिक्सेशन करवा रहा होता है। सेकंड, हीमोग्लोबिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 9512 एटम। बेटा ये वैल्यू पीछे नहीं लिखी हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ से ही कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। 9512 एटम्स एंड कितने अमाइनो एसिड बताएं, 574 अमाइनो एसिड्स। चैप्टर 2 में भी करवाया और यहाँ पे भी आपको रिपीट में करवाया। द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड, बताएं ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस, लेकिन अगर उसके ऊपर लिड का सवाल आ जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। फोर्थ, व्हेन द स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन अ डायमीटर ऑफ 1 mm और लेस दे आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। फिफ्थ, देयर आर अबाउट 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस ऑफ टोबैको प्लांट। ट्रू फॉल्स पे आ जाएं। ATP इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, फॉल्स है ये। ATP जनरेट कब होता है, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको आना चाहिए, ये जनरेट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। नंबर 2, वाटर इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन एयर, फॉल्स है। एयर इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। थर्ड, द अर्थवॉर्म डज नॉट पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। अर्थवॉर्म के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, ट्रू है। इसके पास स्किन के थ्रू, स्किन मॉइस्ट होती है म्यूकस और सीलोमिक फ्लूइड से, उसके थ्रू ऑक्सीजन आती है, डिफ्यूजन के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। नेक्स्ट, इन पैराब्रोंकाई ऑफ बर्ड्स द ब्लड फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बिल्कुल सही है। पैराब्रोंकाई में काउंटर करंट एक्सचेंज होता है, ब्लड अगर राइट साइड की तरफ जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो जो ऑक्सीजन जो एयर है वो लेफ़्ट टू राइट आ रही है। फिफ्थ,
रिंग शेप्ड कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया ऑफ मैन। ट्रेकिया में रिंग शेप्ड कार्टिलेज बिल्कुल होते हैं, ट्रू है। और यही बात अगर आप ब्रोंकियोल्स में करो तो वहाँ पे सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं और एल्व्यूलाई में भी नहीं होते। लेकिन ये जो ट्रेकिया है, ये जो विंड पाइप है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग से मिलकर बना हुआ है। नाउ बेटे कम टूवर्ड्स द MCQs। असल में ना बोर्ड में आपको आने MCQs ही हैं। अब बात यह कि यहाँ पे तो MCQs नहीं है, तो बेसिकली अब मतलब यहाँ पे तो MCQs के अलावा फिलिंग द ब्लैंक भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, तो वो आपको आइडिया देने के लिए इस सारे का। एयर स्पेस बिटवीन मीजोफिल सेल्स ऑफ अ लीफ कंप्राइज ऑफ 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम। नंबर 2, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मोस्ट एफिशिएंट इन, किसमें? बर्ड्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 दफ़ा वो इंस्पायर करते हैं, 2 दफ़ा वो एक्सपायर करते हैं, और ये पैराब्रोंकाई और ये सारा सिस्टम इसके साथ लिंक नज़र आता है आपको। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल्स इज कॉल्ड अल्फा मायोग्लोबिन। ब्लड कंटेन्स डैश ऑक्सीजन पर 100 ml of blood when hemoglobin is 98% saturated। तो आंसर है 19.6 ml ऑक्सीजन पर 100 ml। 5th, how much air can hold lungs when they are fully inflated? 5 लीटर। इन्फ्लेटेड का क्या मतलब होता है? हवा से मुकम्मल तौर पे भरे हुए हैं। ठीक है, तो 5 लीटर इसका आंसर होगा। ये है बेटे आपके पास इसका टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर देखिए 3rd, हाउ डज़ एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स? क्यों हवा हर वक्त लंग्स में मौजूद होती है? इसको बोलते हैं बेसिकली जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। 1.5 लीटर हमेशा रहती है, बिकॉज लंग्स ने अगर ना हवा हो तो फिर क्या हो? फिर लंग्स हमारे कोलैप्स कर जाएं, ख़त्म हो जाए। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन? ग्लाइसिन के बाद सीरीन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाता है। अच्छा, एक्सटेंसिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये था आज का चैप्टर, मुकम्मल हो गया ये। और हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को ऊपर, चूँकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहला है इन व्हाट वेज एयर इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर, ये आपने पहले कर लिया है। इसी तरह रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज़ का है, इसी तरह आपने बर्ड्स का देख लिया, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स देख लिए, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का आपने डिटेल में कर लिया। ये बेटे चैप्टर 13 था। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने सीखा होगा। करना अब ये है आपने कि जैसे ही आप इस सारे को गो थ्रू करते हो, जिधर जिधर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है इसको, राइट। इंशाल्लाह आई विल बी देयर ऑन, आपके पास नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उसके ऊपर कॉल करिए एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर्स। वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ पढ़ते होंगे और दिल लगा के पढ़ते होंगे। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।